नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 2000 प्लस पीआईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम टीआरई 1 में पीजीटी भूगोल से पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे और उसमें से जो ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम उन्हीं को देखेंगे। और ये प्रश्न आपके पीआरटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण है और साथ में टीजीटी के लिए महत्वपूर्ण है। बाकी पीजीटी में तो पूछे गए थे और अभी तक जिन्होंने पीआईक्यूज़ प्लेलिस्ट को अच्छे से देख रखा होगा उनको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और साथ में उनका रिवीजन भी होगा। और अभी तक आपने इन प्लेलिस्ट को अभी तक नहीं देखा है तो कमेंट में आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और साथ में चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और साथ में जो है कमेंट के माध्यम से आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। आते हैं और टीआरई 2 का हमने ऑलरेडी आपको पूरा सॉल्व करा दिया है और टीआरई 2 में हमने आपको दिखाया था कि कैसे जो है 15 मार्च में आपके जो पेपर आए थे, ठीक है, 15 मार्च को जो आपका पीआरटी का पेपर हुआ था उसमें लगभग 10 प्रश्न आपके सीधे सीधे जो है पीजीटी भूगोल के प्रश्न से पेपर से हूबहू आ गए थे। तो इसी प्रकार अब आज हम इन प्रश्नों को देखेंगे और ये प्रश्न कई बार पीआरटी में पूछे भी गए हैं। जैसा कि पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, प्रश्न है किन चट्टानों में जीवाश्मों का निर्माण होता है। आपने ये प्रश्न को बहुत बार देखा होगा, आंसर भी आपको पता है, अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें खनिज की तो भी आपका आंसर अवसादी चट्टान होगा। खनिज की बात करें, जीवाश्म की बात करें, जीवाश्म ईंधन की बात करें, ठीक है, फॉसिल्स की बात करें तो ये आपका अवसादी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान जो है ये धरती के अंदर आंतरिक परतों में मैग्मा जब बाहर आता है तो लावा के रूप में बाहर आता है, ठीक है, तो एक प्रकार का आग्नेय चट्टान बनता है। और एक जब अंदर ही मैग्मा जो है आंतरिक परतों में जब सॉलिड हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो वहाँ पे जो है दूसरे प्रकार का आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। और बात करें आग्नेय चट्टान तो ये जो है जीवाश्म रहित होते हैं, जीवाश्म रहित होते हैं, इनमें जीवाश्म नहीं पाया जा सकता क्योंकि बहुत ही जो है गर्म तापमान पे होते हैं। फिर है रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान के आपको उदाहरण जानने चाहिए और इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। और यहाँ पे बात करें तो आपको याद रखना है सीस्ट, ग्नीस, क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वार्टजाइट, और साथ में मार्बल जिसको संगमरमर बोलते हैं, ठीक है। तो मार्बल यानी कि संगमरमर, ये आपका जो है, तो आपका जो है उदाहरण आपको समझ में आ गया रूपांतरित का। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, सीस्ट हो गया आपका, ग्नीस हो गया, क्वार्टजाइट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वार्टजाइट। और इसको आपको इंग्लिश में नाम ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हिंदी में और कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, कई बार इंग्लिश का ही दे दिया जाता है। और मार्बल यानी कि संगमरमर, तो संगमरमर और क्वार्टजाइट आपको ध्यान रखना रूपांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक चट्टान का उदाहरण है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का प्राथमिक स्रोत क्या है, ठीक है। तो इस प्रश्न को आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की जब बात की जाएगी, ठीक है, तो वहाँ पे जो है दो चीज़ें हैं, क्रस्ट और मेंटल। निचले क्रस्ट और मेंटल में जो है जब प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के तहत अध्ययन किया गया तो ये पाया गया कि रेडियोधर्मिता का क्षय होता है, उसके कारण जो है ऊष्मा निकलती है, ठीक है। तो ऊष्मा का जो प्राथमिक स्रोत है पृथ्वी के आंतरिक भाग में वो रेडियोधर्मिता का क्षय है। तो ये आपको ध्यान रखना है, रेडियो एक्टिव डिके, रेडियो एक्टिव डिके, ठीक है। और भूतापीय ऊर्जा से कंफ्यूज नहीं होना है, भूतापीय ऊर्जा अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपका आंसर हो जाएगा रेडियोधर्मिता का क्षय। आगे बढ़ते हैं, क्या होगा यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे। तो आपको पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो क्या होता है, दिन होता है, रात होता है। लेकिन अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना ही बंद कर देगी तो क्या होगा कि पृथ्वी का, मान लीजिए ये भाग, ठीक है, पृथ्वी ऐसे है और इधर आपका सन है, तो जो एक तरफ आप देख पा रहे हैं, ठीक है, पृथ्वी का आधा भाग जो है सूर्य की ऊर्जा प्राप्त कर रहा होगा और दूसरा भाग नहीं कर रहा होगा। तो एक तरफ पूरा दिन होगा, एक तरफ पूरी रात होगी, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा एक तरफ पूरा दिन होगा या एक तरफ पूरी रात होगी, ठीक है। दोनों में से दोनों सही है, लेकिन एक विकल्प में एक ही दिया गया, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप सोचिए कोई मौसम कैसे नहीं होगा, अगर पृथ्वी रुक भी जाएगी तो कुछ ना कुछ तो मौसम रहेगा ही, है ना। तो ये आपका आंसर गलत हो गया, एलिमिनेट कर सकते हैं आराम से, पृथ्वी का वातावरण गायब हो जाएगा, ये तो कोई इसका लेना देना भी नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार आप जो ऑप्शन से एलिमिनेट भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन से भी आप आंसर्स तक पहुँच सकते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ग्लोब के कार्बन सिंक के रूप में जाना जाता है। पहला चीज़ तो आप कार्बन सिंक को समझिए, कार्बन सिंक किसको बोला जाता है। तो होता क्या है कि आप फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया जानते हैं, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित होती है, अवशोषित होती है और ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है। ऑक्सीजन वातावरण में या वायुमंडल में रहता है। इस प्रकार जो है ऑक्सीजन से हमें जो है
सांस लेने में मदद मिलती है। इतना आपको समझ में आया। अब होता है क्या है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से CO2 को ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषित करने वाले जो आपके क्षेत्र होते हैं, ठीक है, जो आपके चीज़ें होती हैं उनको हम बोलते हैं कार्बन सिंक। ऐसी चीज़ें जो आप प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो है कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर देती हैं, ठीक है, इकट्ठा कर लेती हैं, स्टोर कर लेती हैं, उनको हम कार्बन सिंक के नाम से जाने जाते हैं। और इसमें सबसे फेमस उदाहरण है उष्णकटिबंधीय वर्षावनों का, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों का। और इसमें अगर हम बात करें तो अमेजन वर्षावन सबसे महत्वपूर्ण है। अमेजन वर्षावन, अमेजन वर्षावन के बारे में आप जानते हैं अच्छे से, ठीक है। तो अमेजन वर्षावन, और अमेजन वर्षावन का एक नाम और भी है सेल्वास, ये हमने अपनी कई क्लासेस में बताया भी है, ठीक है। तो सेल्वास या अमेजन वर्षावन उष्णकटिबंधीय वर्षावन का प्रकार है, सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है, और मतलब सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, और यह कार्बन सिंक के रूप में जाना जाता है। तो कार्बन सिंक आपको पता चल गया। इसके अलावा, ठीक है, कार्बन सिंक आप नॉर्मल जो जंगल वगैरह होते हैं उनको समझ सकते हैं कि जो बड़े बड़े जंगल होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बात यहाँ पे उदाहरण के रूप में देखा जाएगा तो आपका उष्णकटिबंधीय वर्षावन सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। यांत्रिक अपक्षय में शामिल है। तो यांत्रिक अपक्षय मैकेनिकल वेदरिंग की का यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है, मैकेनिकल वेदरिंग। और मैकेनिकल वेदरिंग यानी कि यांत्रिक अपक्षय, यांत्रिक अपक्षय में क्या होता है, तो चट्टानों का भौतिक रूप से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना ही यांत्रिक अपक्षय कहलाता है। सिंपल सी डिफिनीशन आपकी ज्योग्राफी की, ठीक है। तो चट्टानों का भौतिक रूप से टुकड़ों में टूटने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं यांत्रिक अपक्षय। और ये किसके द्वारा होता है, 3 चीज़ें आप ध्यान रखिए, जल, हिम और पवन, ठीक है। तो जल, हिम और पवन के द्वारा जो है ये होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हवा में उड़ने वाली तलछट और चिकनी मिट्टी के जमाव से बना उपजाऊ मैदान कहलाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसको बोला जाता है लोएस, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं लोएस प्लेन्स। और ये हवा में उड़ने वाली तलछट और चिकनी मिट्टी के जमाव से बनता है, ठीक है। और ये उदाहरण आपका जो चाइना में फेमस है, पीली नदी के क्षेत्र में, पीली नदी के पास, पीली नदी के क्षेत्र में जो है जहाँ बहती है पीली नदी के क्षेत्र में, वहाँ पे जो है लोएस के मैदान पाए जाते हैं। तो ये आगे से ध्यान रखिएगा। अगला है, चिली और पेरू के तट पर बहने वाली ठंडी जलधारा क्या कहलाती है, ठीक है। तो ठंडी जलधारा और गर्म जलधाराओं के बारे में आपसे प्रश्न लगातार पूछा गया है। तो जो ठंडी जलधारा यहाँ पे जो बहती है पेरू और चिली के तट के करीब, उसको हम हम्बोल्ट बोलते हैं। इसको पेरू चिली करंट भी बोलते हैं, पेरू चिली जलधारा भी बोलते हैं, और हम्बोल्ट करंट बोलते हैं, ठीक है। अब अगुलास क्या है, तो अगुलास के बारे में जान लीजिए। अगुलास जो है, आप दक्षिण अफ्रीका का लोकेशन जानते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे नीचे आएंगे, दक्षिण अफ्रीका की तरफ जाएंगे तो दक्षिण अफ्रीका का जो तट वाला हिस्सा है, पूर्वी तट पर, दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट का जो भाग है वह अगुलास जलधारा से प्रभावित होता है, ठीक है। और अगुलास जलधारा गर्म जलधारा, ये आपको पता होना चाहिए, गर्म जलधारा है, ठीक है। और इसके अलावा जो है हम एक जलधारा आपको और पता होना चाहिए जो महत्वपूर्ण है, बाकी हम एक क्लास में आपको ये कंप्लीट करा देंगे। और साथ में अगर जैसे प्रश्न आपसे जो है मैपिंग या इससे पूछे जाते हैं इंडियन ज्योग्राफी से, अगर आपको इनकी क्लासेस चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। हम 2-3 क्लास में आपका एक सब कंप्लीट करा देंगे। तो बेंगोला जलधारा, बेंगोला जलधारा बहुत महत्वपूर्ण है, ये ठंडी जलधारा है, ठीक है, ठंडी जलधारा है। और ये कहाँ पर एक्टिव होती है, तो नामिब मरुस्थल पड़ता है, ठीक है, नामिब मरुस्थल। और नामिब मरुस्थल की बात करें, नामिब मरुस्थल, और नामिब मरुस्थल ये जो है आप अफ्रीका में सबसे नीचे आएंगे, ठीक है। तो आप पश्चिम में देखेंगे तो पश्चिम में आपको जो है मिलेगा कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल के पश्चिम में मिलेगा नामिब मरुस्थल। और नामिब मरुस्थल जो प्रभावित होता है वो बेंगोला करंट से प्रभावित होता है, ठीक है, यानी पश्चिमी तट पर सबसे नीचे, पश्चिमी तट पर अफ्रीका महाद्वीप के। आगे बढ़ते हैं। वलित पर्वतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो पहला है, वे संपीड़न विवर्तनिकीय बलों के प्रभाव से बनते हैं। तो संपीड़न समझिए क्या होता है, जैसे आपने अपना एक पेपर ले लीजिए, ठीक है, कॉपी का एक पेज ले लीजिए, पेज को जब आप प्रेस करेंगे आपस में दोनों साइड से जो है फोल्ड करने की कोशिश करेंगे, फोल्ड करेंगे तो धीरे धीरे उठने लगेगा, ठीक है। जैसे ऐसे ये पेपर था, फिर ऐसे आपने प्रेस किया तो ऐसे ऐसे उठेगा, फिर थोड़ी देर बाद जो ऐसे ऐसे उठेगा, फिर थोड़ी देर बाद देखेंगे आप ऐसे ऐसे हो जाएगा या ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो जो है इस तरीके के फोर्स जो लगते हैं इनको हम संपीड़न बल बोलते हैं, ठीक है, कंप्रेसिव फोर्स बोलते हैं, कंप्रेशन फोर्स बोलते हैं। तो वलित पर्वत जो होते हैं फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, फोल्ड माउंटेन्स को बोला जाता है, और ये संपीड़न विवर्तनिकी बलों के प्रभाव से बनते हैं, बिल्कुल सही है। वलित पर्वतों में गहरी घाटियाँ एवं
तथा पिरामिड नुमा शिखर बनते हैं। वलित पर्वत का आप उदाहरण भारत में हिमालय जानते हैं। हिमालय सबसे नवीन वलित पर्वत है, ठीक है, कई बार हम बात कर चुके हैं। और हिमालय में आप देखेंगे तो गहरी घाटियाँ पाई जाती हैं, पता है आपको। पिरामिड नुमा शिखर भी आपने देखा है। हिमालय की जब चोटियों को जब आप ऊपर से देखते हैं, सैटेलाइट पिक्चर्स में देखते हैं, तो आप देखते हैं कि पिरामिड नुमा बना होता है शिखर, ठीक है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। पर्वतीय क्षेत्रों में आग्नेय, अवसादी एवं कायांतरी चट्टानें पाई जाती हैं। तो मुख्यतः अवसादी और कायांतरी चट्टानें पाई जाती हैं, तो आग्नेय भी पाई जाती हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत। तो आपका ये भी आंसर सही है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले आपको जो है नवीन वलित पर्वत और प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण पता होना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए। नवीन वलित पर्वत के उदाहरण, नवीन वलित पर्वत के उदाहरण। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। तो उत्तरी अमेरिका में रॉकीज बोलते हैं, रॉकीज पर्वत श्रृंखला। फिर दूसरा है दक्षिण अमेरिका में बात करेंगे, और ये सब हमने जो है आपको महाद्वीपों की कक्षा में पढ़ाया है, जो आपका ज्योग्राफी मैपिंग की क्लासेस, वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेस ली गई थी। और साथ में जिनका पीजीटी के अभ्यर्थी हैं, अगर वो देख रहे हैं तो कमेंट जरूर करें, आपको जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैपिंग की क्लासेस की लिंक दे दी जाएगी। अब दक्षिण अमेरिका में क्या कहते हैं, एंडीज पर्वत श्रृंखला, और एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। फिर आते हैं अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है एटलस, ठीक है, अटलस पर्वत पड़ता है। फिर आते हैं यूरोप में हम किस नाम से जानते हैं, तो यूरोप में हम जो है आल्प्स, ठीक है, थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूँ मैं, यूरोप में आल्प्स पर्वत श्रृंखला के बारे में जानते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करें तो भारत में आपको पता है हिमालय, ठीक है, या एशिया में बात करें तो हिमालय सबसे नवीनतम वलित पर्वत है। तो नवीनतम वलित पर्वत अगर आपसे पूछेगा तो नवीनतम वलित पर्वत आप किसको बोलेंगे, तो आप बोलेंगे हिमालय को, ठीक है। अब आते हैं प्राचीन वलित पर्वत पर, कुछ उदाहरण ज़्यादा नहीं है प्राचीन वलित पर्वत पर। प्राचीन वलित पर्वतों के आपको उदाहरण पता होने चाहिए। प्राचीन वलित पर्वतों में सबसे पहले आप अरावली जानिए, भारत का, राजस्थान, गुजरात मुख्यतः, ठीक है, दिल्ली तक विस्तार। तो अरावली पर्वत श्रृंखला प्राचीनतम वलित पर्वत में से एक है। फिर आता है अपलेशियन, ये आपका पूर्वी जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पड़ेगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, यूएसए में आप पूर्वी साइड में जाएंगे तो आपको अपलेशियन पर्वत श्रृंखला मिल जाएगी। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण है यूराल पर्वत श्रृंखला, यूराल पर्वत श्रृंखला। और यूराल पर्वत श्रृंखला कहाँ पाई जाती है, तो यह आपको जो है रसिया में स्थित है, रूस में स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है, रूस में स्थित है। और यह क्या करती है, रूस का कुछ भाग, ठीक है, रूस का कुछ भाग यूरोप के अंतर्गत आता है, रूस का कुछ भाग, आधा भाग लगभग वो एशिया के अंतर्गत आता है। तो रूस का वह भाग जो यूरोप के अंतर्गत आता है, और जो भाग एशिया के अंतर्गत आता है उसको कौन अलग करता है, तो उसको अलग करता है यूराल पर्वत, ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं, एक चीज़ और भी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, वलित पर्वतों का निर्माण जो होता है वो कहाँ पे होता है, ठीक है। वलित पर्वतों का जो निर्माण जब होता है तो इससे रिलेटेड जो है आपको ध्यान रखना है अभिसारी प्लेट सीमांत, और इसको हम बोलें तो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री बोलते हैं, ठीक है। अभी एक प्रश्न और आएगा इसी का जस्ट अपोजिट, तो वो भी हम देखेंगे। तो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, अभिसारी प्लेट सीमांत, ठीक है। और ये सब अगर पीजीटी के स्टूडेंट्स हैं तो अगर आपको ये सब पढ़ना है तो आपको 11th क्लास का एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया गया है, ठीक है। बाकी आप हमें जो है टेलीग्राम में मैसेज कर दें, हम वहाँ से आपको अदर लिंक्स भी प्रोवाइड करा देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, और आप हमेशा ध्यान रखिए जब आप प्रश्नों को कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो आपको कुछ इसी तरीके से एनालिसिस करना होता है। अगर आप केवल प्रश्न का उत्तर जानेंगे तो आपका फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। कई सारे साथी परेशान है पीडीएफ के लिए, लेकिन आपको पीडीएफ में बस प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे, ठीक है, उससे आपका उतना लाभ नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखिए परीक्षा में प्रश्न सारे रिपीट तो नहीं होंगे ना, कुछ प्रश्न उससे मिलते जुलते पूछे जाएंगे। जब आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, विश्लेषण को नहीं समझेंगे जिस तरीके से हम बता रहे हैं, तो आप फिर अगली बार दूसरा कुछ पूछ लेगा तो गलत कर जाएंगे, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए टॉपिक कवर करने के ये सबसे अच्छा तरीका होता है। और खासकर बीपीएससी का जिनका कोई सिलेबस ही नहीं है, बीपीएससी का कोई सिलेबस ही नहीं है, और जब बीपीएससी का कोई सिलेबस नहीं है तो आप क्या तैयारी करेंगे। आपके पास ऑप्शंस क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही तो ऑप्शंस हैं, उन्हीं से तो आप इनकी नब्ज पकड़ सकते हैं। आपके पास दूसरा कोई रास्ता है नहीं कि आप कोई सिलेबस पढ़ लें वहाँ से पेपर आपका फंस जाए, ठीक है। तो इस बात को आप समझिए। और पीआईक्यूज़ का एनालिसिस जो है यूट्यूब पे हम करा रहे हैं, बहुत अच्छे से करा रहे हैं, ठीक है। पीआरटी से लेकर पीजीटी तक के लिए महत्वपूर्ण है, ये हमने कई बार साबित किया है, दिखाया है, बताया है,
ठीक है। और जो लोग इधर उधर की टेस्ट सीरीज में फंसे पड़े हैं वो बस अपने आप को डिमोटिवेट कर रहे हैं, नंबर कम आते हैं, परेशान होंगे बार बार, ठीक है। लेकिन फिर भी मन नहीं मानेगा, 2 दिन आप क्लासेस देखते हैं फिर आपको लगता है कि नहीं अब कर लेना चाहिए। एक बार अच्छे से PIQs प्लेलिस्ट खत्म कर लीजिए, आपका नॉलेज बढ़ जाएगा। वहाँ से उसके बाद आप चाहे तो टेस्ट सीरीज सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको ज़रूरत लगे तो। प्रश्न है आपका, मौसम दशाएं घटित होने वाले वायुमंडल की परत कहलाती है। तो मौसम दशाएं जिस वायुमंडल की परत में घटती हैं, हमने आपसे कई बार डिस्कस किया, क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। और समताप मंडल में क्या होता है? तो ओजोन होता है। समताप मंडल में ओजोन पाया जाता है। ओजोन के अलावा आपके हवाई जहाज उसमें उड़ते हैं, ठीक है। मध्य मंडल सबसे ठंडा मंडल होता है, सबसे ठंडा मंडल होता है। आइए इसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये आप मान लीजिए पृथ्वी की सतह है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्षोभ मंडल, सबसे जो नज़दीकी मंडल है वायुमंडल का, उसको क्षोभ मंडल बोलते हैं। और ये पृथ्वी की सतह से 13 किलोमीटर तक पाया जाता है, ठीक है। तो 13 किलोमीटर तक ध्यान रखिए। इसके बाद आता है आपका समताप मंडल। समताप मंडल आपका जो है 15 से 50 किलोमीटर, 15 से 50 किलोमीटर। और इसमें अगर ओजोन परत की बात करें तो ओजोन परत आपका 15 से 35 किलोमीटर, ये आपको पता होना चाहिए। और साथ में मध्य मंडल की बात करें तो ये आपका 50 से 80 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका थर्मोस्फेयर होता है, तापमंडल जिसको बोलते हैं, तापमंडल, थर्मोस्फेयर, ठीक है। और तापमंडल की विशेषता क्या है? तो तापमंडल में आपके जो उपग्रह रखे जाते हैं, जो उपग्रह स्थापित किए जाते हैं, सैटेलाइट्स स्थापित किए जाते हैं, वो आपके तापमंडल यानी कि थर्मोस्फेयर में स्थापित किए जाते हैं। सबसे बाहरी मंडल को जो है बहिर्मंडल बोला जाता है, ठीक है, या बाह्य मंडल बोला जाता है, बाह्य मंडल बोला जाता है। और इसको इंग्लिश में एक्सोस्फीयर बोला जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्षोभ मंडल आएगा, समताप मंडल आएगा, मध्य मंडल आएगा, उसके ऊपर तापमंडल आएगा, तापमंडल के ऊपर जो है वायुमंडल आएगा। उपग्रह आपके कहाँ स्थापित किए जाते हैं? तापमंडल में। ओजोन परत कहाँ पे स्थित है? समताप मंडल में। और ओजोन परत 15 से 35 किलोमीटर के बीच में स्थित है। और साथ में हवाई जहाज आपके कहाँ उड़ते हैं? तो समताप मंडल में। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, बादल वादल कहाँ बनते हैं? क्षोभ मंडल में बनते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन प्रणाली को क्या बोला जाता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, ठीक है। और उत्तरी अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर जो चलने वाली पवन प्रणाली होती है उसको सिरक्को बोलते हैं, ठीक है। इसको ब्लड रेन भी बोलते हैं, ब्लड रेन के लिए जिम्मेदार होती है। अब ब्लड का रंग आप जानते कैसा होता है? तो लाल होता है, ठीक है। अब ब्लड रेन के लिए कैसे जिम्मेदार होती है? तो सिरक्को जो है ये आपका अफ्रीका में, आपको पता है कि कौन सी जो है सबसे विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल स्थित है? सहारा मरुस्थल की तरफ से उठती है और ये जो है भूमध्य सागर की तरफ चलती है। रास्ते में ये क्या करती है? सहारा मरुस्थल से ये जो है जो सैंड वगैरह है, बालू वगैरह है, ये लेती उड़ा के ले जाती है। और ये उड़ा के जब ले जाती है फिर उसके बाद जो है भूमध्य सागर में पहुंच के इसको नमी मिलती है। भूमध्य सागर में पहुंचने के बाद जब नमी मिलती है, जब भी हवाओं को नमी मिलती है तो वो आगे चल के बारिश करते हैं, ठीक है। आगे की प्रक्रिया पूरी होती है और इस प्रकार जो है जो बारिश होती है उसको हम ब्लड रेन के नाम से जान लेते हैं, क्योंकि उसमें जो है बालू के कण पाए जाते हैं, ब्लड रेन, सैंड पाया जाता है, तो इसलिए जो है इसको हम ब्लड रेन बोलते हैं। तो ब्लड रेन को और कहलाता है सिरक्को। अब आते हैं हार्मैटन के बारे में जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हार्मैटन के बारे में जान लीजिए। और हार्मैटन क्या है? तो हार्मैटन जो है यह आपका जो है सहारा मरुस्थल की तरफ से निकल के, ठीक है, सहारा मरुस्थल से नीचे आएंगे थोड़ा, तो सहारा मरुस्थल की जो है नीचे से आके जो है ये आपका जो पश्चिम आपका भाग है, ये आप जैसे देखेंगे, ठीक है। तो आपका ये जो भाग है जिसको पश्चिमी अफ्रीका का भाग बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो पश्चिमी अफ्रीका का भाग है तो यहाँ के आसपास, ठीक है, यहाँ के आसपास हार्मैटन विंड उठती है। और चूंकि ये जो क्षेत्र है ये आपका इक्वेटर है, और इक्वेटर होने की वजह से 0 डिग्री इक्वेटर होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा उष्ण है। उष्ण का मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे उमस होता है, ठीक है। इक्वेटर के पास के क्षेत्रों में उमस बहुत ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ के लोग बीमार होते हैं, बहुत ज़्यादा बीमार हो रहते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि स्किन रिलेटेड बहुत सारी बीमारियाँ फैलती हैं। जैसे आप बारिश में देखते हैं कितना ज़्यादा चिपचिपाहट होती है, तो उसी प्रकार यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है लोगों को। और जब ये हार्मैटन विंड पहुँचती है यहाँ पर तो ये गर्म हवा होती है। कैसी हवा होती है? गर्म हवा होती है। और ये जो गर्म हवा होती है जो यहाँ पे ह्यूमिडिटी होती है उसको समाप्त कर देती है, जो ह्यूमिडिटी होती है उसको काफ़ी कम कर देती है। तो इस वजह से यहाँ के लोगों को राहत मिलता है। जो भीषण आपका इक्वेटोरियल प्रदेश का जो उमस होता है उससे इनको राहत मिलता है। इस वजह से हार्मैटन को डॉक्टर विंड कहते हैं। समझ में आ गया? क्योंकि यह लोगों का कई सारा बीमारी अपने आप ही दूर कर देती है। समझ में आ गया होगा। और चिनूक जो है बात करें
तो चिनूक आपके जो है इससे पहले पीआरटी में पूछा गया था, 6 से 8 में पूछा गया था, तो हमने प्रश्न कराया भी है। तो चिनूक आपको कमेंट करके माध्यम से बताना है। तो चिनूक हम जो है किस पवन को बोलते हैं और ये किस क्षेत्र में जो है ये संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा महत्वपूर्ण जो पवने हैं इनके बारे में हम करा देंगे, जो इनको स्थानीय पवनों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। प्रश्न है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल वाष्प तरल अवस्था से गुजरे बिना सीधे बर्फ में बदल जाती है कहलाती है। जो लोग ज़्यादा जल्दी में रहे होंगे ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन लगा के निकल लिए होंगे, ठीक है, लेकिन फिर आए होंगे आंसर की चेक किए होंगे, गलत हो गया होगा। यहाँ पे देखिए कह क्या रहा है, प्रक्रिया जिसके द्वारा जल वाष्प तरल अवस्था से गुजरे बिना सीधे बर्फ में बदल जाती है, ठीक है। तो बोलना है जल वाष्प, जल वाष्प को किस में बदलना है, बर्फ में। जल वाष्प क्या होता है, गैस, गैस को बदलना किस में, सॉलिड में। अब आप बताइए, आपने जो सब्लिमेशन पढ़ा होगा, ऊर्ध्वपातन पढ़ा होगा, वो सॉलिड से गैस में पढ़ा होगा ना। सॉलिड से जो गैस में प्रक्रिया होती है, ठोस से सीधे गैस में जो बदल जाने की प्रक्रिया होती है हम उसे बोलते हैं सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन। लेकिन गैस से सॉलिड में बदलने जाने की जो प्रक्रिया होती है हम उसको बोलते हैं डिपोजिशन। एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है, डिपोजिशन एनसीईआरटी साइंस में दिया गया है। और डिपोजिशन को जो है निक्षेपण बोलते हैं, निक्षेपण बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो डिपोजिशन इसका आंसर होगा या निक्षेपण इसका आंसर होगा इस प्रश्न का। समझ में आ गया होगा आपको। और यहाँ पे ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन में क्या होता है कि जो आपका जो बर्फ़ है, बर्फ़ किस में बदलेगा, जलवाष्प में। क्लियर है आपको, लेकिन इसका जस्ट उल्टा पूछा है, ठीक है। और एनसीईआरटी साइंस में ये दिया गया है। फिर किसी जीव का पोषी स्तर संदर्भित करता है। तो किसी जीव का पोषी स्तर संदर्भित करता है, ये आपका इन्वायरमेंट का प्रश्न आपको मिल गया। तो खाद्य श्रृंखला या फूड वेब में इसकी स्थिति, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हरे पौधे होते हैं, वो उत्पादक होते हैं, तो उसका मतलब होता है कि उनकी फूड वेब या खाद्य श्रृंखला में उनकी स्थिति क्या होती है, ठीक है। तो इसी प्रकार जब प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय उपभोक्ता पढ़ते हैं तो हम उनकी स्थिति को समझ रहे होते हैं कि वो इस स्थिति में है, ठीक है। पहले चरण पे हैं, दूसरे चरण पे हैं, तीसरे चरण पे हैं, चौथे चरण पे हैं, इस प्रकार से। अगला प्रश्न है संसाधन का क्या अर्थ है। तो आपका सिंपल एनसीईआरटी का प्रश्न है, भूगोल में हमने ऑलरेडी एनसीईआरटी में कराया है। तो संसाधन में पर्यावरण के प्राकृतिक तत्व आते हैं, ठीक है। व्यक्तियों के पास कौशल और ज्ञान, ठीक है। आपको वहाँ पे मानव संसाधन के बारे में भी हमने बताया था। मानव संसाधन के अंतर्गत जो है आपके कौशल और ज्ञान आ जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो इस प्रश्न का आंसर सही है। और धन और वित्तीय संपत्ति भी संसाधन में आ जाएंगे। फिर आपका आंसर उपयुक्त में से 1 से अधिक। समझ में आ गया होगा आपको, सिंपल प्रश्न है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास के मैदानों की जलवायु का सबसे अच्छा वर्णन करता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का फिर अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास के मैदानों की जलवायु का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो यहाँ दिए गए विकल्पों में जो है आपका कोई नहीं सही है, और तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। और यहाँ पे बात करें समशीतोष्ण जो घास के मैदान होते हैं, ठीक है, वहाँ की जो जलवायु होती है, तो ध्यान रखिएगा वहाँ पे जो कोल्ड विंटर्स पाए जाते हैं। कोल्ड विंटर्स, जो सर्दियाँ होती हैं बहुत सर्द होती हैं, बहुत ठंडी होती है, साथ में जो है वार्म समर, ठीक है, गर्म होता है, जो गर्मी का मौसम होता है गर्म होता है, ठीक है। और कोल्ड विंटर, और साथ में जो है बारिश भी होती है वहाँ पे। और अगर इसमें आपको पूछा जाए तो आपसे उदाहरण आपको ध्यान रखना है समशीतोष्ण घास के मैदानों का। यहाँ पे आप लिख लीजिए कुछ, ठीक है। अमेरिका में प्रेरी बोला जाता है, प्रेरी के नाम से जाने जाते हैं। रूस में अगर बात करें तो रूस में स्टेपीज बोला जाता है समशीतोष्ण घास के मैदानों को, ठीक है। और अगर हम नीचे दक्षिण अमेरिका में आएंगे तो दक्षिण अमेरिका में जो है अर्जेंटीना में, दक्षिण अमेरिका बोले अर्जेंटीना बोले तो अर्जेंटीना में आपका जो है पंपास बोला जाता है समशीतोष्ण घास के मैदानों को। फिर जो है साउथ अफ्रीका, SA मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में क्या बोला जाता है, वेल्ड याद रखिएगा। तो वेल्ड जो घास के मैदान होते हैं समशीतोष्ण घास के मैदान है, कहाँ पाए जाते हैं, तो दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। और इसके अलावा बात करें तो कैंटबरी बहुत महत्वपूर्ण है। कैंटबरी कहाँ पे बोला जाता है, तो कैंटबरी न्यूजीलैंड में बोला जाता है। और इसके अलावा हम बात करें तो पुस्ताज कहाँ बोला जाता है, तो पुस्ताज आपका जो है हंगरी में, यूरोप में एक देश है हंगरी, ठीक है, वहाँ पे पुस्ताज बोला जाता है समशीतोष्ण घास के मैदानों को। तो इतना आपको पता होना चाहिए। बाकी किसी और क्लास में हम आपको जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं, ठीक है, उसके बारे में हम बता देंगे। फिर निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक गैर नवीकरणीय स्रोत है। तो गैर नवीकरणीय स्रोत का मतलब है जो जिसका नवीकरण ना कर पाए हम। तो यहाँ पे बात करें तो जो खनिज हैं, जो मिनरल्स होते हैं, ठीक है, ये एक बार समाप्त हो गए तो इनको हम नवीकरण नहीं कर पाएंगे, तो ये आपका गैर नवीकरण स्रोत में आते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा खनिज, ठीक है, आसान प्रश्न है। फिर अगला है, और वन आपको पता है, वन हमेशा ध्यान रखिए,
वन जो है नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत में आते हैं, ठीक है, नवीकरणीय है। और सौर ऊर्जा तो आपको पता ही नवीकरणीय है। प्रश्न है, विश्व का कौन सा महाद्वीप चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। और अगर इसकी बात करें तो जिस महाद्वीप में हम रहते हैं वही चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। और इसमें अगर हम इसमें बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि इस प्रश्न का आंसर विकल्प में दिया नहीं गया, तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। आप बात कर लेते इसके बारे में। महत्वपूर्ण है एशिया महाद्वीप, आंसर आपका है एशिया महाद्वीप, ठीक है। अब एशिया महाद्वीप में आप बात करेंगे तो नंबर 1 पे कौन है? पूरे विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो चीन। और दूसरे नंबर पे कौन है? भारत, ठीक है। भारत दूसरे नंबर पे है चावल उत्पादन में। और यही कंडीशन, सेम टू सेम कंडीशन आपका गेहूं के रेस्पेक्ट में भी है, ठीक है। तो गेहूं के उत्पादन में भी पूछे तो चीन पहले पे, भारत दूसरे पे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक है? यहाँ निर्यातक की बात कर रहा है। निर्यातक का मतलब एक्सपोर्ट करना, दूसरे देश को बेचना। तो दूसरे देश की बेचने की बात आती है तो उसमें रूस सबसे आगे है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि चाइना सबसे बड़ा उत्पादक है तो सबसे ज़्यादा भेज ही देगा, ठीक है। वो अपना खुद भी तो कंजम्पशन करेगा, वहाँ के लोग भी तो खाएंगे, तो ये चीज़ है। तो रूस सबसे बड़ा निर्यातक है चावल का, ठीक है, गेहूँ का, माफ़ कीजिएगा, गेहूँ का। आगे बढ़ते हैं। नदी मुहाना पारितंत्र क्या कहलाता है? ठीक है, तो दो प्रकार के पारितंत्र जब हम पढ़ते हैं तो दो प्रकार के पढ़ते हैं। एक होता है लोटिक, एक होता है लेंटिक। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कभी भी आप कॉन्सेप्ट को समझिए तो उसको इंग्लिश में टर्म जरूर आपको पता होना चाहिए। भले आप हिंदी मीडियम के हों, लेकिन आपको जो है हिंदी और मतलब इंग्लिश में जरूर पता हो। जब यहाँ पे देखिए हिंदी वर्ड ना देके इंग्लिश वर्ड दे दिया, लोटिक लेंटिक। लेंटिक को आप जोड़ लीजिए स्टैटिक वर्ड से। स्टैटिक वर्ड आपने सुना होगा, स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्थिर, ठीक है। तो जो पारितंत्र स्थिर होता है उसको हम लेंटिक बोलते हैं। और जो गतिशील होता है, ठीक है, जो गतिशील होता है, मूविंग होता है, ठीक है, जो मूविंग होता है, चल रहा होता है, उसको हम लोटिक बोलते हैं। तो आपको क्लियर है? अब आप बताइए, जो नदी होती है, नदी बह रही होती है तो उसका जो पारितंत्र कहलाएगा और नदी मुहाने का पारितंत्र कहलाएगा, वो लोटिक में तो आएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लेंटिक का उदाहरण, ठीक है, तो लेंटिक का उदाहरण आपका लेक इकोसिस्टम। समझ गए होंगे आप? लेक इकोसिस्टम आपको पता है, लेक मान लीजिए ये क्षेत्र है, इसके बीच में लेक है, स्थित है, तो ये एक हिसाब से क्या है? बह तो नहीं रहा ना, एक जगह स्थित है। तो इसलिए जो है ऐसे इकोसिस्टम को हम लेंटिक इकोसिस्टम बोलते हैं। इसके अलावा पॉन्ड समझ सकते हैं, तालाब भी आपके लेंटिक के उदाहरण है। क्लियर हो गया होगा आपको? आगे बढ़ते हैं। कौन सा पारिस्थितिकी चक्र सीधे सूर्य के प्रकाश से संचालित होता है? तो यहाँ पे दिया गया था आपका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक, लेकिन ये गलत है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये गलत है। और इसीलिए जो है यहाँ पे जो सही आंसर होना चाहिए वो आपका नन ऑफ दीज होना चाहिए। और बात करें कि कौन सा पारिस्थितिक चक्र, जियोलॉजिकल साइकिल जो है सीधे सूर्य के प्रकाश से संचालित होता है, तो अगर इसकी हम बात करेंगे तो हमारा आंसर होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 चक्र, या फिर जो है जल चक्र, वाटर साइकिल। ये दोनों साइकिल जो है आपके सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होते हैं। समझ लीजिए कैसे। तो सूर्य का प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आपको पता है, और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के माध्यम से CO2 का अवशोषण, ठीक है। कार्बन सिंक की हमने ऊपर बात की थी, तो ये सूर्य के प्रकाश से प्रभावित है, ठीक है। तो CO2 चक्र बोला जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड चक्र, नहीं तो आपका जल चक्र इसका आंसर होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर E, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न में, और आयोग ने आंसर दिया था तो इसलिए हमने इसको लगाया था, ठीक है। कई लोग को कन्फ्यूजन होता है तो इसलिए। फिर निम्नलिखित में से कौन सी सतत विकास की परिभाषा है? तो आपको हमने भूगोल NCERT का PDF दिया था, शॉर्ट PDF दिया था, उसमें आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको सतत विकास परिभाषा पता होगी। सिंपल सा डिफिनीशन है, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन वगैरह के बारे में दिया गया, उसको पढ़ लीजिएगा, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करना, ठीक है। तो यही होता है सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इसको जो है पर्यावरण संरक्षण के साथ में आर्थिक विकास को संतुलित करना होता है। यानी आर्थिक विकास बोलते हैं हम डेवलपमेंट को, जो हम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो हमें डेवलपमेंट ऐसा करना चाहिए कि पर्यावरण को बचाकर, ऐसा नहीं कि पर्यावरण को ही साफ कर दिया, जंगल पे जंगल काटे जा रहे हैं, तो वो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट में नहीं आएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। बुंदेलखंड का पठार निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को आच्छादित करता है? तो इसका आंसर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, अब आप इसमें जब उत्तर प्रदेश का मानचित्र देखेंगे, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से, और ये जो आपका क्षेत्र है ये आपका जो है बुंदेलखंड पठार में आ जाता है। और यहाँ पे आपके जो राज्य हैं जैसे झांसी है, ललितपुर है, सोनभद्र है, तो ये सब क्षेत्र, ठीक है। तो ये आपका पूरा क्षेत्र, ये तो आपका MP में आ गया। तो ये जो आपका पूरा क्षेत्र है इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बुंदेलखंड का पठार,
तो आप समझ गए होंगे चित्र के माध्यम से। एक बार मैं कहिए तो फिर से चलिए ठीक है, मैं फिर से बना देता हूँ ये। ठीक है, उतना अच्छा नहीं बना, ये उत्तर प्रदेश का मैप है, नीचे आपका MP है। ठीक है, तो ये आपका झांसी हो गया, ललितपुर हो गया, ये आपका सोनभद्र इधर हो गया, आगे सोनभद्र यहाँ हो गया। ठीक है, सोनभद्र यहाँ पे है, और ये आपका जो है, ये जो आपका क्षेत्र है इसी को बोलते हैं बुंदेलखंड का पठार। तो नीचे MP है, ऊपर उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश और MP में स्थित है बुंदेलखंड का पठार। क्लियर है आपको? आगे बढ़ते हैं। तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप में शामिल है। तो 3 प्रकार के क्रियाकलाप होते हैं, कई बार हमने डिस्कस किया इसके बारे में। पहला होता है प्राथमिक। प्राथमिक में क्या आता है? कृषि। ठीक है, कृषि हुआ, मत्स्य कृषि हुआ, ये सब आपका प्राथमिक में आता है। द्वितीयक में क्या होता है? कच्चे माल का प्रसंस्करण और परिवर्धन होता है। ठीक है, द्वितीय में। और तृतीय में क्या होता है? सर्विस सेक्टर, सेवाओं का प्रावधान। तो उपभोक्ताओं को सेवाओं का प्रावधान ये आपका तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप में शामिल है। आसान प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। उपजाऊ कृषि भूमि वाले क्षेत्रों में प्रायः किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं? तो आप खुद सोचिए कि अगर कोई ज़मीन उपजाऊ है, कृषि भूमि है, तो वहाँ पे लोग वहाँ कैसी बस्तियाँ होगी? तो वहाँ कैसे होंगी? सघन घरों के साथ में गाँव होंगे। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे घर होंगे, बहुत आपस में क्लोज्ड होंगे। जो गांव होगा वहाँ पे आबादी बहुत घनी होगी, सघन आबादी होगी। तो आपका आंसर हो गया, सिंपल सा था। हैमलेट क्या होता है? ये एक आइसोलेटेड होता है। ठीक है, जैसे जो मेन आपका गांव हो गया, गांव से कुछ कोई जो एक छोटे छोटे टुकड़े होते हैं बस्तियों के, तो आपके जो एकदम अलग हो जाते हैं, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं हैमलेट। ठीक है, अगला है रॉयल बंगाल टाइगर्स भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाए जाते हैं? तो रॉयल बंगाल टाइगर्स आपके जो है ये सुंदरबन में पाए जाते हैं। महत्वपूर्ण सवाल है, सुंदरबन में। ठीक है, और सुंदरबन में मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए फेमस है, और मैंग्रोव भारत में सबसे ज़्यादा सुंदरबन में पाए जाते हैं। और ये सुंदरी वृक्ष के नाम से इनका नाम रखा गया है। सुंदरी वृक्ष वहाँ पे पाए जाते हैं जो मैंग्रोव वन है। और मैंग्रोव वन क्या करते हैं? तो ये सुनामी वगैरह से बचाते हैं। ठीक है, जो सुनामी वगैरह से बहुत रक्षा करते हैं, इनकी जड़ें बहुत ही मजबूत होती हैं। आगे बढ़ते हैं। और कान्हा टाइगर रिजर्व आपको पता है कहाँ पे है? तो MP में है, ये आपका वेस्ट बंगाल में है, और साथ में बांग्लादेश में। बांग्लादेश में ज़्यादा हिस्सा है, वेस्ट बंगाल में कम है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और बात करें गिरवन की, तो गिरवन आपका गुजरात में है। आगे बढ़ते हैं। काराकोरम पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला, बहुत बार प्रश्न आपने TRE में देख लिए हैं, इससे पहले भी आपने देखा होगा काराकोरम पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला की बात करें तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ऊंची पर्वत चोटी K2, जिसको हम गार्डविन आस्टिन कहते हैं, इसी पर्वत श्रृंखला में संबंधित है। तो सही बात है। जो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका आंसर है गार्डविन आस्टिन K2। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी तो ये जो है, और ये आपकी विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। ठीक है, पहला आपका माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल और जो है ठीक है, नेपाल में स्थित है, नेपाल और उसमें स्थित है। ठीक है, मुख्यतः, और ये जो है विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो गई, और ये आपका गार्डविन आस्टिन। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद अगला है, यहाँ पश्चिम में पामीर नॉर्थ से निकलती है और पूर्व में कैलाश पर्वतमाला तक जाती है। तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो यह जो है कैलाश पर्वतमाला तक फैली हुई है। और अगर हम बात करें तो इसको काराकोरम पर्वत श्रृंखला है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला भारत के हिस्से में देखेंगे, जब आप तिब्बत की तरफ जाएंगे, जहाँ मानसरोवर लेक है, तो वहाँ आप कैलाश पर्वत जो भगवान शिव का जो है स्थान है, तो वहाँ पे आपको कैलाश पर्वत श्रृंखला मिलेगी, तो वो भी काराकोरम का ही भाग है। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। सबसे लंबा ग्लेशियर भारत का, विश्व का सबसे लंबा ग्लेशियर सियाचिन काराकोरम में स्थित है, ये भी बात सही है। हमने इससे पिछले प्रश्न में जब आपको 6 से 8 का एनालिसिस कराया था, तो वहाँ पे हमने 5 ग्लेशियर, महत्वपूर्ण ग्लेशियर्स के बारे में, सियाचिन मतलब काराकोरम में स्थित 5 ग्लेशियर्स के बारे में बताए थे। ठीक है, बियाफो, बाल्टोरो, सियाचिन, ये सब बताए थे 5, तो वो आपको ध्यान रखना। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। क्लियर है प्रश्न? इसके अलावा बात करें, यहीं पे हम क्लियर कर लेते हैं। अगर पूछे हिमालय की, भारत में हिमालय की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? भारत में हिमालय की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? तो आपका आंसर होगा कंचनजंगा। ठीक है, ये फर्क है। और ये जो K2 है, ये आपका ट्रांस हिमालय में स्थित है, हिमालय में स्थित नहीं है, ट्रांस हिमालय में स्थित है। ठीक है, और ट्रांस हिमालय की बात करें तो 4 पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में आपको ध्यान रखना। ट्रांस हिमालय की बात करें, और ट्रांस हिमालय से बहुत पहले इनका निर्माण हुआ, इसीलिए इनका ट्रांस हिमालय नाम है। ठीक है, ट्रांस मतलब होता है हिमालय से परे, हिमालय से अलग। ठीक है, तो काराकोरम है। काराकोरम के नीचे आएंगे तो लद्दाख आएगा, लद्दाख के नीचे आएंगे तो जास्कर आएगा। ठीक है, तो ये आपके जो है ट्रांस हिमालय के पार्ट है। और काराकोरम आगे जो है तिब्बत में कैलाश मानसरोवर। ठीक है, तो कैलाश पर्वत इधर हो गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व संरक्षण दिवस आपका जो है 28 जुलाई को मनाया जाता है।
और जितने भी प्रश्न आपके इससे रिलेटेड, देश से रिलेटेड पूछे हैं, ज़रूर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रश्न आ जाते हैं, जैसा कि हम देख ही रहे हैं ट्रेंड आपका। फिर है ध्रुवीय क्षेत्र किस अक्षांश तक रहने योग्य हैं। तो जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं वो 80 डिग्री अक्षांश तक रहने योग्य होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विश्व में भूमि के कितने भाग पर खेती की जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 10%, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र जिसकी तीसरी इकाई का वाणिज्यिक संचालन दिसंबर 2022 में शुरू हुआ, भारत के निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है। तो काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रामगढ़ बिजधारी जिसे 2022 में बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ स्थित है। तो रामगढ़ बिजधारी आपका राजस्थान में स्थित है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में बॉक्साइट की महत्वपूर्ण खदान है। तो बॉक्साइट की महत्वपूर्ण खदान कोरापुट है। कोरापुट आपका उड़ीसा में है, और कोरापुट से आपका जो है करंट अफेयर्स में प्रश्न भी आया था, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, और कोरापुट उड़ीसा में। और बात करें बॉक्साइट क्या है, तो बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, एल्युमिनियम का अयस्क है। आगे बढ़ते हैं। भारत में लौह अयस्क खनन के लिए नोवा मंडी और किरुबुरी खदानें प्रसिद्ध हैं। तो नोवा मंडी और किरुबुरी खदानें कहाँ पे स्थित हैं। तो इसकी बात करें तो नोवा मंडी और किरुबुरी आपका झारखंड में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन पश्चिमी घाट उत्तर पूर्व की पहाड़ी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी पाए जाते हैं। तो अगर पश्चिमी घाट की बात करें, उत्तर पूर्व की पहाड़ियों में बात करें, अंडमान निकोबार में बात करें, तो यहाँ पे दिए गए वनों में जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन तीनों जगह पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो यही प्रश्न पूछा है कि तीनों जगह पे कौन से वन है जो तीनों जगह पे पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन तीनों जगह पाए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। NFSM का पूर्ण रूप क्या है। NFSM तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन बोलते हैं। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, ठीक है, राष्ट्रीय कार्यक्रम है, तो आपको पता होना चाहिए नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका कौन सी फसल सूखा और अन्य चरम मौसम की स्थिति के प्रति सहिष्णु है, ठीक है। तो जो सहिष्णु फसलें होती हैं जो है ड्रॉट टॉलरेंट होती हैं, इंग्लिश में बोले तो ड्रॉट टॉलरेंट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मोटा अनाज, मोटा अनाज। और मोटा अनाज में आपने जो है ज्वार रागी बाजरा, ज्वार रागी बाजरा 3 पढ़े हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ आंसर बाजरा है, ठीक है, क्लियर है। और बाजरा जिनको मोटे अनाज बोलते हैं, और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था बाजरे का। फिर आगे बढ़ते हैं। किस देश ने 2023 को यूएनओ में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज मिलेट वर्ष के रूप में मनाने का प्रस्ताव दिया था। तो ये भारत का प्रस्ताव था, ठीक है, क्योंकि भारत में मोटा अनाज भारत जो है सबसे बड़ा उत्पादक है, मोटे अनाज का भारत सबसे बड़ा उत्पादक है। तो मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो उसके लिए जो है भारत ने यहाँ प्रस्ताव रखा था। तो दिए गए विकल्प में दिया नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा भारत। आगे बढ़ते हैं। शिवालिक पहाड़ियों को निम्नलिखित में से किस राज्य संघ में अबोर के नाम से जाना जाता है। तो शिवालिक पहाड़ियों को जब हम अरुणाचल प्रदेश में पहुंचते हैं, ठीक है, तो बहुत पतली पतली मतलब कह सकते हैं बहुत सीमित क्षेत्र में स्थित हैं, और इनको जो है हम किस नाम से जानते हैं, तो अबोर नाम से। लेकिन इसके अलावा आपको 4 नाम यहाँ पे ध्यान रखने हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, ठीक है। पश्चिम से पूर्व की तरफ जब जाएंगे तो डाफला आएगा, फिर मिरी आएगा, मिरी के ऊपर अबोर आएगा, और अबोर के ऊपर मिश्मी आएगा, मिश्मी, ठीक है। तो ये आपके कौन क्या है, डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी क्या है। तो ये आपके जो शिवालिक का जो भाग है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको जो है इन सब प्रश्नों को जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अगर ऐसी क्लासेस आपको ज्योग्राफी की चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर है ज्वालामुखी उद्गार का प्रमुख कारण क्या है। तो ज्वालामुखी उद्गार का प्रमुख कारण पहला आप समझिए कि प्लेट टेक्टोनिक गतिविधियाँ होती हैं, ठीक है। जो प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो ज्वालामुखी उद्गार के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और ये मैग्मा की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। मैग्मा की उत्पत्ति होती है, मैग्मा बाहर आता है गलनांक कम होने की वजह से, तो ज्वालामुखी उद्गार होता है। और यहाँ पे ये आपका नहीं है, ठीक है। तो आपका आंसर ए और सी सही है, तो आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। काष्ठ स्थलाकृति की विशेषता है। तो काष्ठ स्थलाकृति से रिलेटेड हमने 6 से 8 में आपको एक प्रश्न कराया था, प्रश्न पूछा गया था, 6 से 8 है, प्राइमरी में हमें ध्यान नहीं है, ठीक है। पूछा गया था कि स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट आकृतियों के बारे में पूछा गया था। तो ये आपके उदाहरण है काष्ठ स्थलाकृति की, ठीक है। और वहाँ पे आपको प्रश्न याद आया होगा। तो भूमिगत गुफाएं और डोलाइन ये इससे संबंधित है। काष्ठ स्थलाकृति की विशेषता है भूमिगत गुफाएं और डोलाइन। और भूमिगत गुफाओं को हम जो है 2 प्रकार से देखते हैं, वहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स बने होते हैं उनको हम स्टेलेक्टाइट्स बोलते हैं,
स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेग्माइट्स। और ये आपके जो है मुख्यतः अगर बात करें तो कहाँ फेमस है, तो मेघालय में जयंतिया पहाड़ियों पे, ठीक है। गारो खासी जयंतिया आपने सुना है, तो जयंतिया पहाड़ियों में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, दोनों गोलार्धों में लगभग 60 डिग्री अक्षांश पर स्थित निम्न दाब की पेटी क्या कहलाती है? तो दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री अक्षांश पर जो स्थित निम्न दाब की पेटी होती है उसको हम उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी बोलते हैं, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। आइए इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये आपका इक्वेटोरियल लो प्रेशर सेंटर है। जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर सेंटर होता है ये आपका जो है कह सकते हैं कि 10 डिग्री तक, ठीक है, 10 डिग्री अक्षांश तक होता है दोनों तरफ, उत्तरी गोलार्ध में भी दक्षिणी गोलार्ध में भी 10 डिग्री अक्षांश तक ये होता है लो प्रेशर सेंटर, ठीक है, लो प्रेशर होता है। लो प्रेशर के बाद जो है 30 से 35 डिग्री के बीच में आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर होता है, ठीक है। पहले लो प्रेशर आएगा, फिर हाई प्रेशर आएगा, फिर देन लो प्रेशर आएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे, जब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सब पोलर लो प्रेशर है। तो जो सब पोलर लो प्रेशर है ये आपका 60 डिग्री के आसपास है, तो यही आपका आंसर, यही आपसे प्रश्न पूछा गया, ठीक है। तो पहले आता है इक्वेटोरियल लो प्रेशर, फिर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर 30 से 35 के बीच में, और 60 डिग्री के आसपास जो सब पोलर लो प्रेशर। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो इंटर ट्रॉपिकल अभिसरण क्षेत्र होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जिसको इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट बोला जाता है, ये आपका जो है 10 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। तो 10 डिग्री सेल्सियस तक इक्वेटर से लेकर 10 डिग्री माफ़ कीजिएगा 10 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश तक, 10 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश तक ये होता है। आगे बढ़ते हैं। पर्वतीय वर्षा का कारण होता है, तो जो पर्वतीय वर्षा होती है उसको इंग्लिश में ओरोग्राफिक रेन बोलते हैं। और पर्वतीय वर्षा जो है कैसे होता है, तो ये पर्वतों या पहाड़ियों द्वारा वायु का ऊपर उठने की जो प्रक्रिया होती है उसमें होता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। जलीय चक्र निम्नलिखित में से किसे बनाए रखने में मदद करते हैं? तो जलीय चक्र वैश्विक तापमान संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं, वायुमंडलीय दबाव संतुलन में मदद करते हैं, महासागरीय लवणता संतुलन में महत्व करते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, जलचक्र हुआ, ठीक है, बारिश हुई तो महासागर की जो लवणता होगी, सैलिनिटी होगी, कम हो जाएगी, नदियों में पानी बढ़ जाएगा, ठीक है, नदियों में साफ पानी होता है तो बढ़ जाएगा, तो ओवरऑल जो सैलिनिटी होगी महासागर की कम हो जाएगी, तो उसका भी बैलेंस करेगा। और वैश्विक तापमान को तो मदद करता ही, ठीक है, पानी बरसता है तो मौसम ठंडा हो जाता है। फिर वायुमंडलीय दबाव संतुलन में भी हेल्प करेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न आसान था। फिर पूरे विश्व के महासागरों में फैली हुई समुद्र के भीतर पानी के नीचे की पर्वत श्रृंखलाएं क्या कहलाती हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो पूरे विश्व के महासागरों में फैली हुई समुद्र के भीतर पानी के नीचे की पर्वत श्रृंखलाएं कहलाती हैं मिड ओशियनिक रिज। आपका ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो मिड ओशियनिक रिज, मध्य महासागरीय कटक, ठीक है। और यह जो है 78,000, आपको विश्वास नहीं होगा, 78,000 किलोमीटर लंबी श्रृंखला है, छोटे छोटे पर्वतों की श्रृंखला है जिनको हम कटक बोलते हैं, रिज बोलते हैं, ठीक है। और इसकी बात करें, ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे आंसर आपको समझ में आ गया, उपयुक्त में से कोई नहीं है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो मिड ओशियनिक रिज है, मध्य महासागरीय कटक है, या आपका किस जो है अपसारी प्लेट सीमांत से संबंधित है। अपसारी प्लेट सीमांत पे क्या होता है, जो प्लेटें होती हैं दूर भागती हैं एक दूसरे से, प्लेटें दूर भागती हैं, जब दूर भागती हैं तो जो स्पेस होता है दोनों में कम होता है, तो यहाँ से मैग्मा बाहर आता है, और मैग्मा जब बाहर आएगा तो यहाँ पे जो है आपका रिज बनाएगा, कटक का निर्माण करेगा, इधर भी आपका बनाएगा, फिर इधर भी करेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये चीज़ है। तो इसी प्रकार जो है महासागरीय कटक का निर्माण होता रहता है समय के साथ में। और यह जो है अपसारी प्लेट सीमांत से संबंधित है। वलित पर्वत के बारे में हमने पढ़ा था, तो वलित पर्वत अभिसारी प्लेट सीमांत से संबंधित थे, लेकिन जो आपके मिड ओशियनिक रिज हैं, मध्य महासागरीय कटक है, ये आपके अपसारी प्लेट सीमांत से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं। कोरियोलिस प्रभाव महासागरीय धाराओं को कैसे प्रभावित करता है? तो आपने अगर पढ़ा होगा, मान लीजिए आपको इस प्रश्न का आंसर नहीं आता था, ठीक है, तो आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते थे, ठीक है। ये देखिए इक्वेटर है, और यहाँ से जो है दक्षिण पश्चिम मानसून आ रहा है, साउथ वेस्ट मानसून आ रहा है, तो जब ये इक्वेटर को पार करता है, अब यहाँ पे इंडिया स्थित है, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये जो है दक्षिण की तरफ, मतलब दाएं तरफ जो पवने हैं, मानसून पवने हैं, ये जब उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती है तो दाएं तरफ मुड़ती हैं। किधर मुड़ती हैं? दाएं तरफ,
तो ये एक ध्यान रख लीजिए। और दक्षिणी गोलार्ध की तरफ बात करेंगे तो जब दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगी तो वहाँ पे बाएं तरफ हो जाएंगी। तो आपको एक ध्यान रखना उत्तरी गोलार्ध का, तो ये किसके वजह से होता है, कोरियोलिस बल के प्रभाव से। कोरियोलिस बल के प्रभाव से जो पवनें होती हैं, पवनें जो है उत्तरी गोलार्ध में अपने दाएं तरफ मुड़ जाती हैं। ठीक है, देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ है, और यही सेम चीज़ होता है आपका महासागरीय धाराओं के केस में। तो महासागरीय धाराओं के भी केस में जो है उत्तरी गोलार्ध में जो है कोरियोलिस बल के प्रभाव से दाएं तरफ जो है मूवमेंट होता है महासागरीय धाराओं का। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन को जलाने से क्या होता है? तो ऊर्जा उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन को जलाएंगे तो ग्रीन हाउस गैस बढ़ेगा, उत्सर्जन बढ़ेगा, ओजोन परत का क्षरण भी होगा, वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन भी होगा। ठीक है, तो आपका तीनों सही है, आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। भारत की वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वन आवरण का प्रतिशत है। तो ये हमने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया भी था, और वहाँ पे हमने आपको बताया था कि जो कुल आवरण है भारत में, कुल वन आवरण है, कुल वन आवरण का मतलब होता है कि कुल वन आवरण और वृक्ष आवरण ये दोनों मिला के बात की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ आंसर दिया गया था 24.5, जो कि उतना सही नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज़ और भी ध्यान दीजिए, ठीक है, प्रश्न के आंसर पे मत जाइएगा। भारत में जब वन आवरण की बात की जाएगी तो वन आवरण कम है, लेकिन जब कुल की बात की जाएगी, कुल वन आवरण और वृक्ष आवरण, कुल वन आवरण और वृक्ष आवरण, ठीक है, वृक्ष आवरण, ट्री कवर की भी जब बात करेंगे तो ये आपका जो है 24.62% है। और ये हमने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया है। कुल वन आवरण आपने कितना पढ़ा था वहाँ पे, याद करके बताइए कमेंट करके। ठीक है, तो 24.62% आपका कुल वन आवरण प्लस वृक्ष आवरण मिला के हैं। लेकिन भारत में वन आवरण का प्रतिशत आपसे पूछेगा तो कम हो जाएगा, वो कितना कम आप ये बताइए। 24.62% ये आपका कुल है, टोटल है, वन आवरण भी मिला के और वृक्ष आवरण भी मिला के। आगे बढ़ते हैं। वन क्या है? तो बहुत ईजी प्रश्न है। वन आप जानते हैं क्या है, जैविक समुदाय में आते हैं। ठीक है, तो वन जो है आपके जैविक समुदाय में आते हैं, ईजी प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। किसी प्रजाति के विलुप्त होने का प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए, जंगल की आग से कोई ज़रूरी नहीं कि प्रजाति विलुप्त हो जाएगी, ठीक है, बच के बाहर निकल जाएंगे। शिकार से तो कौन खत्म हुआ है, ठीक है। फिर प्राकृतिक आवास के बिना, सबसे महत्वपूर्ण कारक, ठीक है, प्रमुख कारण यहाँ पूछ रहा है, प्रमुख कारण। जब प्रमुख कारण पूछेगा तो हटा देंगे। तो किसी प्रजाति के विलुप्त होने का प्रमुख कारण क्या होता है? तो प्राकृतिक आवास का विनाश। तो प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, तो मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन जो ये ज्वार नद मुख में पाए जाते हैं, जो स्टोरीज होता है, ठीक है, तो जो ज्वार नद मुख बोलते हैं, स्टोरीज जो होता है वहाँ पे उस क्षेत्र में पाया जाता है। और अगर हम बात करें तो मैंग्रोव भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये देख लेते हैं। और यहाँ पे हम बात करें तो मैंग्रोव, सुंदरवन मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में स्थित है भारत का। ये भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है? तो सुंदरवन में। दूसरे नंबर पे भीतरकनिका है, भीतरकनिका उड़ीसा में पाया जाता है, ठीक है। फिर है पिचावरम, पिचावरम ये आपका तमिलनाडु में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है। फिर है चोराव आइलैंड, तो चोराव आइलैंड जो है आपका गोवा में स्थित है, ठीक है। फिर है गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात में स्थित है। वेम्बनाड कोल ये केरल में स्थित है। अंडमान निकोबार में भी पाया जाता है, महत्वपूर्ण अंडमान निकोबार में भी मैंग्रोव पाया जाता है, ठीक है। बाकी थाने क्रीक महाराष्ट्र में क्षेत्र है, वहाँ पे पाया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण आपको ध्यान होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ स्थित है? तो प्रश्न अगर आपने जो है मैपिंग की क्लासेस देखी होंगी तो वहाँ पे आपको ये चीज़ हम बताए भी होंगे। और वहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये आपका 0 डिग्री इक्वेटर और ये आपका है प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर ये हो गया और ये 0 डिग्री आपका इक्वेटर हो गया। अब पूछ रहा है कि ये दोनों कहाँ स्थित है। दोनों कहाँ स्थित का मतलब ये पूछ रहा है, ये पॉइंट कहाँ स्थित है? तो ये आपका अटलांटिक महासागर में स्थित है। आप अफ्रीका के महाद्वीप में जाइएगा, अफ्रीका के महाद्वीप के जस्ट पश्चिम में देखिएगा, बगल में ही आपको जो है दोनों मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। कौन कौन? तो ये आपका जो है इक्वेटर, विषुवत रेखा, और जो है साथ में जो है 0 डिग्री देशांतर, जिसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, प्रधान यामेतर बोलते हैं। तो ये आपस में मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे अटलांटिक महासागर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पृथ्वी का आंतरिक कोर लोहे और निकल से बना है, ठीक है। तो निफे नाम से हम याद कर रखे हैं, तो निकल और फेरस यानी निकल और लोहा सही है। पृथ्वी का आंतरिक कोर ठोस अवस्था में, तो आंतरिक कोर पृथ्वी का ठोस अवस्था में सही है। बाह्य कोर तरल, बाह्य कोर तरल अवस्था में, याद कर लीजिए, बाह्य कोर तरल है, आंतरिक कोर ठोस है। फिर है पृथ्वी के भीतरी भाग में बाहरी भाग की तुलना में अधिक गहराई, तो ये भी सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक।
प्रश्न है, पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन सी आकृति विवर्तनिकी गति से बढ़ी है। ठीक है, तो विवर्तनिक गति प्लेट टेक्टोनिक्स की बात कर रहा है। तो प्लेट टेक्टोनिक्स में जब हम बात करते हैं तो आपका जो है ज्वालामुखी पर्वत ये भी आता है। भ्रंश, वलन, फोल्डिंग की जो प्रक्रिया होती है, वलित पर्वत होते हैं, तो ये भी प्लेट टेक्टोनिक्स से रिलेटेड है, विवर्तनिकी से रिलेटेड है। खाई ट्रेंच बोलते हैं, जैसे आपने मैरियाना ट्रेंच सुना होगा। तो जो मैरियाना ट्रेंच है विश्व की सबसे गहरी खाई है। ठीक है, विश्व की सबसे गहरी खाई है मैरियाना ट्रेंच, और ये प्रशांत महासागर में स्थित है। इसके अलावा मिंडानो ट्रेंच है, ठीक है, वो भी प्रशांत महासागर में स्थित। तो मैरियाना ट्रेंच विश्व की सबसे गहरी खाई है, और ये सब किसके वजह से बनते हैं, तो प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से, प्लेट विवर्तनिकी की वजह से। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं, पारिस्थितिकी आला। पारिस्थितिकी आला ये आपका इन्वायरमेंट का प्रश्न है। नीचे क्या संदर्भ करता है, तो नीचे, ठीक है, नीचे या नीचे बोला जाता है। तो यह क्या करता है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में एक जीव की कार्यात्मक भूमिका को दिखाता है। ठीक है, यूनिक फंक्शनल रोल, यूनिक फंक्शनल रोल एक स्पीसीज का। ठीक है, कोई एक स्पीसीज का, मान लीजिए आप चमगादड़ ले लेते हैं, तो आप देखते हैं कि चमगादड़ रात में ही टहलते हैं, रात में ही घूमते हैं, दिन में नहीं घूमते हैं। ठीक है, तो उनका पारिस्थितिकी तंत्र में कार्यात्मक जो भूमिका होती है वो रात के टाइम होती है। उनको रात में उनका जो है वहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो रात में वो जो है अपना हंटिंग करते हैं। और ध्यान रखिए, कभी भी दो स्पीसीज का जो नीचे होगा, पारिस्थितिकी आला होगा, वो एक नहीं हो सकता। अगर एक हो जाएगा तो कंपटीशन होगा, फिर एक स्पीसीज समाप्त हो जाएगी। तो वैसा नहीं होता, प्रकृति ने वैसा कुछ सिस्टम ही बना रखा है। ठीक है, तो नीचे यूनिक फंक्शनल रोल होता है किसी भी स्पीसीज का, पारिस्थितिकी तंत्र में एक जीव की कार्यात्मक भूमिका होती है। आगे बढ़ते हैं, ऊर्जा जो वातावरण से परावर्तित होती है। तो ऊर्जा जो वातावरण से परावर्तित होती है वातावरण को गर्म नहीं करती है। ठीक है, तो ये किसको गर्म करती है अगर बात करें, तो ऊपर वायुमंडल में जाके ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाती है। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाती है, तो वातावरण को डायरेक्टली गर्म नहीं करती है। होता क्या है, सूर्य की ऊर्जा आई पृथ्वी पर। ठीक है, पृथ्वी का सरफेस है ये, इसने कुछ अवशोषित किया, तो अवशोषित जो किया उससे वातावरण गर्म हो सकता है। लेकिन जो इसने रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है, कुछ ऊर्जा जो रेज आती हैं, ठीक है, रेडिएशंस आते हैं, वो आपके वापस चले जाते हैं। तो जो वापस चले जाते हैं वो आपके वायुमंडल में फंस जाते हैं। जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस है वहाँ पे, तो वो क्या करती हैं, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रभावित करती हैं। तो ये ग्रीन हाउस में क्या होता है, जो ये आपका जो परावर्तित किरणें हैं ये आपको बाहर नहीं जा पाती, तो इससे वायुमंडल गर्म होता है। ठीक है, तो वातावरण को गर्म कौन करता है, एक हिसाब से देखा जाए तो आपका परावर्तित जो किरणें होती हैं। ठीक है, तो ऊर्जा जो होती है, तो ये आपको ध्यान रखना, वातावरण नहीं, वायुमंडल की जब बात करेंगे तो उसके लिए सही होगा, वातावरण के लिए बात नहीं होगा। ठीक है, तो ये फर्क है। आगे बढ़ते हैं, किसी सतह के एल्बिडो का अर्थ है। प्रश्न है, किसी सतह के एल्बिडो का अर्थ है। किसी सतह के एल्बिडो का अर्थ है, तो बहुत ही आसान प्रश्न है। और एल्बिडो क्या दिखाता है, तो सौर विकिरण को परावर्तित करने की उसकी क्षमता, रिफ्लेक्टिंग पावर होता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि अगर मान लीजिए आप एक शीशा लीजिए, ठीक है, शीशा लीजिए और उस पर काला पेंट कर दीजिए। तो काला पेंट करने से क्या होता है, जो सौर विकिरण होता है, सनरेज होती हैं, बहुत ज़्यादा अवशोषित करता है। ठीक है, जैसा कि सोलर कुकर वगैरह में आपने देखा होगा, तो उस प्रकार से जो है जो ब्लैक कलरिंग किया जाता है, तो उसी प्रकार से कुछ ऐसे कलर्स होते हैं, जैसे आप देखेंगे वाइट हुआ, क्रीम कलर हुआ, तो वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, परावर्तित करते हैं, सौर विकिरण को परावर्तित करते हैं। तो जो ऐसी क्षमता किसी भी चीज़ की, ठीक है, सौर विकिरण को परावर्तित करने की जो क्षमता होती है, हम उसे एल्बिडो पावर बोलते हैं। किसी सतह के एल्बिडो का अर्थ यही होता है। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग पावर, कि सूर्य की किरण आई और उसको उसने परावर्तित किया। अब प्रश्न पूछा जाता है कि किस सतह का एल्बिडो सबसे ज़्यादा होता है, तो सर्वाधिक याद कर लीजिए, कई बार परीक्षा में पूछा गया। तो जो हिम से आच्छादित जो सतह होती है, हिम से आच्छादित जो सतह होती है, उसका एल्बिडो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है अगला, वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग से वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि के कारण क्या हो सकता है। तो ये प्रश्न आपने कई बार इस तरीके के प्रश्न देखे होंगे। तो गर्मी की लहरों की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि, तो आपको पता है कि ये हो रहा है, अभी हम फील भी कर रहे हैं। ठीक है, इतनी भयंकर गर्मी में। फिर है ध्रुवीय बर्फ की चोटियों और ग्लेशियरों का पिघलना, तो ये भी सही है। समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो ये भी हो रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आसान प्रश्न था। अगला है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र में स्थित शांत और कम दबाव की स्थिति वाला क्षेत्र क्या कहलाता है। तो जो आपका कम दबाव और शांत क्षेत्र होता है, साइलेंट जो क्षेत्र होता है, उसको आई बोलते हैं, आँख बोलते हैं, चक्रवात की आँख बोलते हैं, चक्रवात की आँख बोलते हैं।
और यहाँ ये जो है शांत क्षेत्र होता है, ठीक है, ये शांत क्षेत्र होता है। यहाँ पे जो पवनें होती हैं बहुत शांत अवस्था में होती हैं, पवनों का असर मतलब उस तरीके से नहीं होता है इस क्षेत्र में, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपका जो नेत्र भित्ति होता है, आई वॉल, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। यहाँ पे बहुत तेज़ी से पवनें चल रही होती हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, ठीक है। तो नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण की बात करेंगे तो ये आपका जो है उदाहरण देख रहे हैं, वन्यजीव भी है, वन भी है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। और मिट्टी की जो उर्वरता है वो आपका नवीकरणीय नहीं है। मिट्टी की उर्वरता एक बार समाप्त हो जाती है तो उसको जो है फिर से होने में बहुत समय लगता है। तो आपका आंसर वन्यजीव और वन, वन्यजीव वाइल्ड लाइफ, आपको ये मान के चलना है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ और वन ये आपके नवीकरणीय संसाधन में आते हैं। क्लियर है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य सुलभ संसाधन है। तो सामान्य सुलभ संसाधन देखिए तो वातावरण में नाइट्रोजन सामान्य सुलभ नहीं है, यूरेनियम सामान्य सुलभ तो नहीं, दुर्लभ है। मिट्टी आपका जो है सामान्य सुलभ है। सिंपल प्रश्न है, ठीक है। और इस प्रश्न में आप कन्फ्यूज मत होइएगा कि नवीकरणीय संसाधन, तो ये आपका एनसीईआरटी में दिया गया है कि वन्य जीव और वन को जो है वहाँ पे माना गया, ठीक है। तो नवीकरणीय संसाधन माना गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और ये कंपैरिजन में माना जाता है, ठीक है, कंपैरिजन में तुलना करके माना जाता है कि तुलनात्मक रूप से देखा जाएगा तो वन्य जीव और वन जो है वो समाप्त होने के तो वन भी समाप्त हो सकते हैं, एक बार समाप्त हो गए तो दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन सामान्यता जो है देखा जाता है तो वन जो है मतलब माने जाते हैं, नवीकरणीय माने जाते हैं। ये आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, थोड़ा अलग है उससे। फिर अगला प्रश्न है, कृषि की दृष्टि से विषुवतीय क्षेत्र का क्या महत्व है। तो कृषि की दृष्टि से विषुवतीय क्षेत्र का जो है महत्व क्या होता है। तो यहाँ पे विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। विश्व का कौन सा देश 2022 में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक था। तो कपास का जो है सबसे बड़ा उत्पादक यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, तो आंसर आपका चीन है। चीन सबसे बड़ा उत्पादक था, ठीक है। आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि जो है भारत किस स्थान पे था इसमें। और 2022 हमारा लेटेस्ट डाटा है, ठीक है। तो 2022 लेटेस्ट डाटा, तो इसीलिए 2022 का पूछा गया था। अनुकूलतम विकास के लिए किस फसल को उष्ण या उपोष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। तो आपका आंसर कपास, गन्ना, चाय सभी है, तो ये आपके तीनों आ जाएंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर कौन सा देश 2022 में दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक था। दूध का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है, ठीक है। 2022 लेटेस्ट रिपोर्ट है, जो आएगा 2-4 साल बाद, ठीक है। 2024 में आएगा, 25 में आएगा, ठीक है। कुछ समय बाद आता है, हर साल संभव नहीं होता है। जो विश्व स्तर की रिपोर्ट्स होती हैं वो हर साल संभव नहीं होती हैं। तो ये आपके प्रश्न हैं, ये समाप्त होते हैं। बाकी इसके अलावा जो आपके बचे हुए प्रश्न जो केवल पीजीटी के काम के हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत टीजीटी के काम के, तो हम आंसर की के साथ में इसमें ऐड करके जो है, इसमें ऐड नहीं है तो इसमें हम ऐड करके आपको कुछ समय बाद जो है पीडीएफ दे देंगे, ठीक है। आप पीडीएफ के लिए परेशान मत हुइए, जो आपको यहाँ बताया जा रहा है आप उसको समझिए, अपनी पढ़ाई कीजिए, ठीक है। पीडीएफ आगे पीछे आपको मिल जाएगा। और एक साथ में कई क्लासेस को मैनेज करना रहता है, देखना रहता है, ठीक है, प्रिपेयर करना रहता है। तो आप लोग थोड़ा इस चीज़ से बचा करिए, क्योंकि हमारा भी ध्यान उत्तर जाता है तो हमें भी डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है। और क्लासेस की तैयारी में इसलिए डिले भी हो जाता है कई बार। और आपने देखा होगा कि कोई क्लास 8 बजे हो नहीं देती तो 8:30 बजे अपलोड होती है। तो कारण यही होता है, कितने सारे मैसेजेस कॉल आ जाते हैं कि उसकी वजह से दिक्कत होती है। तो आप इस चीज़ को समझिए। और साथ में अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। जो भी पीआरटी से लेकर पीजीटी तक की तैयारी कर रहे हैं सबको जोड़िए चैनल से। और साथ में मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।